Hello everyone. So in the previous classes we had discussed about the 5 dynasties of Delhi Sultanate. तो उसमें हमने पढ़ा था about the slave dynasty, the Khilji dynasty, then the Tughlaqs, then Sayyids and finally the Lodhi dynasty. तो वो 5 डायनेस्टीज पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. So starting with this, first one is the central administration. So the central administration was despotic in nature, that is the Sultan exercised absolute power. तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एज वी नो कि डेमोक्रेसी तो थी नहीं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम पे. द गवर्नमेंट वाज मोनार्किकल एंड डिक्टेटरशिप. सो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिस्पोटिक इन नेचर, जहाँ पे द सुल्तान हैड एब्सोल्यूट पावर. तो जितनी भी पावर थी दैट वाज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ सुल्तान. तो सुल्तान जो एब्सोल्यूट पावर थी, सुप्रीम पावर थी, और सुल्तान की मर्जी से ही सब कुछ होता था, बाकी सभी सुल्तान की पावर के नीचे थे. However, many sultan positions were also checked by nobility. For example, Turkane, Chahalgani and ulemas. तो although जो सुल्तान था that was the absolute power, however बहुत इंस्टेंसेस में हमने देखा है कि जो सुल्तान की पावर थी उसको नोबिलिटी और उलेमास जो थे वो चेक करते रहते थे टाइम एंड अगेन. फॉर एग्जांपल तुर्कने चहलगनी जो थी, जिसको बाद में बलबन ने डिसइंटीग्रेट कर दिया था सो दैट ही कैन रोज टू पावर. तो तुर्कने चहलगनी का भी यही रोल था कि वो पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे वाइल एक पपेट रूलर तख्त पे होता था. तो उसी को ब्रेक करके बलबन जो था वो अगला रूलर बनता है. तो दिस इज हाउ जो नोबिलिटी थी और उलेमास थे वो सुल्तान की पोजीशन को चेक में रखते थे. दे हैड सम इन्फ्लुएंस ओवर दैट. हाउएवर जो अल्टीमेट सुप्रीम पावर थी वो सुल्तान के हाथ में ही थी. The Sultanate established a centralized state blending Turkish Persian traditions with Indian elements. तो जो सल्तनत थी उसका सेंट्रलाइज्ड रूल था, एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट थी जिसकी कैपिटल दिल्ली में थी. और इसमें क्या था कि टर्किश पर्शियन जो ट्रेडिशंस थे उनका इन्फ्लुएंस इंडिया में देखने को मिलता था. उस टाइम पे जो उनके अपने ट्रेडिशंस थे उनको उन्होंने इंडियन एलिमेंट्स के साथ फ्यूज किया था. So the administration was based on Sharia laws, but they were adapted pragmatically to local conditions. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो शरिया लॉज के ऊपर बेस्ड थी, बट जो लोकल कंडीशंस थी इंडिया की उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली वेरी प्रैक्टिकली एंड रैशनली उन लॉज को लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन में. So Delhi served as the capital for most of the Sultanate period, becoming a center of culture and power. तो जो दिल्ली सल्तनत का मेजॉरिटी टाइम पीरियड था उसमें जो उनकी कैपिटल थी वो दिल्ली ही रही है. स्टार्टिंग में लाहौर थी, उसके बाद फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट वाज दिल्ली एंड लास्ट में आगरा की तरफ शिफ्ट कर दी गई थी. हाउएवर जो मेजॉरिटी टाइम था वो दिल्ली में ही था. द सिस्टम लेड इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल बेस फॉर लेटर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. तो जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी दिल्ली सल्तनत की उसके बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे उन्होंने एक बेस तैयार किया फॉर द नेक्स्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. तो दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल रूल आया, तो दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स थे वो मुगल्स ने भी अडॉप्ट किए थे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ चार्ट दैट शोज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो सुल्तान वाज द सेंट्रल अथॉरिटी, जो सुप्रीम पावर थी उस टाइम पे दैट वाज सुल्तान. सुल्तान के पास अपने वजीर थे जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, इस तरह से अलग मिनिस्टर्स थे. साथ में उनके नायब भी थे. और आगे ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, जैसे फाइनेंस में आ गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देन इक्ता सिस्टम था, और साथ में मिलिट्री आ गया, जस्टिस के डिपार्टमेंट आ गए. तो इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. So some important official positions were, the first one was Wazir. So Wazir was the chief minister who held the office of Wazarat and was in charge of revenue and finances. तो वजीर जो था वो चीफ मिनिस्टर था जिसके अंदर वजारत का डिपार्टमेंट उसके अंडर आता था एंड ही वाज द इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस. देन सेकंड वन इज अरीजे मुमल्लिक हु वाज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, और मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने अरीज. So Diwane Ariz was headed by Arize Mumalik. Then next one is Qazi,
who was the legal officer and dispensed sharia laws. तो लीगल ऑफिसर था काजी. उसके बाद है वकीले दार, who was the controller of royal household. Then is Baride Mumalik, who was the head of state news agency and intelligence department. तो जैसे हमने पढ़ा था कि बरीद जो थे वो स्पाइज रखे थे राजा ने सुल्तान में, तो इसी तरह से इस डिपार्टमेंट का नाम भी यही है, बरीद मुमल्लिक. सो दिस इज द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो कि पूरी जो सल्तनत थी उसमें उसके सारे इंफॉर्मेशन रखते थे, इंटेलिजेंस रखते थे, उसकी सारी खबर रखते थे. देन वॉज अमीर मजलिस, हु वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स. तो जो भी सुल्तान के जो फेस्टिवल्स होते थे या कुछ भी इवेंट्स होते थे, उनको जो उनका इंचार्ज जो था ऑफिसर, दैट वाज अमीर मजलिस. देन इज मजलिस आम, दैट वाज द काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिसर्स हु कंसल्टेड ऑन इम्पॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो जो सुल्तान था उसके फ्रेंड्स और ऑफिसर्स की एक काउंसिल बनी हुई थी जो कि स्टेट के इंपॉर्टेंट अफेयर्स को डिस्कस करते थे, उसमें कंसल्टेशंस होती थी. सो दैट वाज मजलिस आम. देन इज मजलिस खलवत, दैट वाज द नॉन ऑफिशियल एडवाइजर ऑफ सुल्तान. देन इज अमीर अखूर, हु वाज द ऑफिसर कमांडिंग रॉयल हॉर्सेस. तो रॉयल हॉर्सेस जो अस्तबल था उसका जो ऑफिसर इंचार्ज था, दैट वाज अमीर अखूर. देन नेक्स्ट वन इज शहनाए पील, हु वाज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ रॉयल एलिफेंट्स. देन इज Mustafi Mumalik, who was the Auditor General. Then is Mushrif Mumalik, who was the Accountant General. Majumdar was the keeper of loans and balances from Treasury. So these were some of the important officials and positions during the time of Delhi Sultanate. Then we come on to some important departments. तो पहले हमने positions पढ़ी थी जो officers थे, अब हम पढ़ेंगे about the important departments. So the first one is Diwan-e Risalat. That was the Department of Appeals and Religious Affairs under Sadr-e-Sudr or Qazi-e Mumalik. तो Diwan-e Risalat जो था वो that was the department for religious affairs and जो appeals थी. So basically justice का ये department था. So that was under Sadr-e-Sudr or Qazi-e Mumalik. It also dealt with administration of justice, appointment of local judges who were known as qazis, and also approved various charitable grants like waqf, wazifa and idrar. तो ये जो डिपार्टमेंट था ये जस्टिस का डिपार्टमेंट था, अपील्स का डिपार्टमेंट था, रिलीजियस अफेयर्स का डिपार्टमेंट था, और जो लोकल जजेस थे उनकी अपॉइंटमेंट भी इसी से होती थी, और जो रिलीजियस चैरिटेबल ग्रांट्स थी जैसे कि वक्फ, वजीफा वगैरह, वो सब कुछ इसी डिपार्टमेंट से जाता था. सो दिस वाज द डिपार्टमेंट दीवाने रिसालत. The next one is Diwan-e Areez. That was the department of military that was introduced by Balban. तो बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान-ए अरीज. The next one is Diwan-e Bandagan. That was the department of slaves that was introduced by फिरोज शाह तुगलक. तो सिंस हमने पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक ने अपीसमेंट पॉलिसी अपनाई थी, तो स्लेव्स को अपीस करने के लिए उसने स्लेव्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट तैयार किया था, दैट वाज दीवान-ए बंदागन. देन इज दीवान-ए काज़ी मुमल्लिक, दैट वाज अगेन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. सो द नेक्स्ट वन वाज दीवान-ए इश्तियाक, दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस. देन द नेक्स्ट वन वाज दीवान-ए मुस्तखराज, दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स और डेट, इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. तो ये जो डिपार्टमेंट था अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था कर्जा देने के लिए, सो डेट देने के लिए, मनी रेसिंग के लिए ये डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था, दैट वाज दीवान-ए मुस्तखराज. देन वाज दीवान-ए खैरात, दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय फिरोज शाह तुगलक. तो फिरोज शाह तुगलक ने जो कॉमन पीपल थे उनको अपीज करने के लिए चैरिटी का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था फॉर मेनली द कॉमन पीपल एंड द पुअर पीपल. तो उनके भले के लिए ये डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था, द डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, दैट वाज कॉल्ड दीवान-ए खैरात. देन वाज दीवान-ए कोही, दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये खेती बाड़ी का जो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, दैट वाज दीवान-ए कोही. देन वाज दीवान-ए इंशा, दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस हेडेड बाय दबीर खास.
and his work was writing letters, maintaining connections and relationships. So these were the various departments under Delhi Sultanate. और ये डिपार्टमेंट्स किसने स्टार्ट किए थे वो भी याद रखना जरूरी है. Then next one, this was the central administration. Now we come on to the provincial administration. तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, जो प्रोविंस थे दैट वर कॉल्ड इक्तास. तो प्रोविंसेस को आगे डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में. डिस्ट्रिक्ट्स वर नोन एज शिक. देन डिस्ट्रिक्ट को आगे सब डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील में डिवाइड किया गया था. दे वर कॉल्ड एज परगना. एंड फाइनली परगनास में आगे विलेजेस आते थे. तो बेसिक जो कोर यूनिट था दैट वाज विलेज, उसके ऊपर थे परगना, उसके ऊपर थे शिक और प्रोविंस लेवल वाज इक्ता. नाउ इक्ता जो था उसको हेड करने वाला था मुक्ति, वली और इक्तादार, जो कि उस प्रोविंस का गवर्नर होता था. देन शिक वाज हेडेड बाय शिकदार, परगना वाज हेडेड बाय अमील एंड विलेजेस वर हेडेड बाय मुकद्दम्स और चौधरीज. So this was the hierarchy of provincial administration. सबसे ऊपर प्रोविंस, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज, दैट इज इक्तास, शिक्स, परगनास एंड विलेजेस. So at the local level, village functionaries were called as khoots and mukaddam, who were rich peasants and local landlords. They worked in close coordination with muktis in collection of revenue and maintaining law and order. तो लोकल लेवल पे क्या था कि जो विलेजेस थे वहाँ पे खूत और मुकद्दम जो होते थे वो इक्तदार के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते थे, सो दैट दे कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कलेक्ट द रेवेन्यू एज वेल एज मेंटेन लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर. तो जो मुक्तीस थे, इक्तदार थे, उनका काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना. और उसकी जो मदद करते थे दे वर द लोकल village functionaries called khoots and mukaddams, who were basically rich peasants and local landlords. Then Patwari maintained the land record at village level. A number of villages formed a pargana. तो काफी सारे villages मिलके एक परगना बनता था. And परगना का जो important official था that was Amir, who was the revenue collector, and Karkun, who was the accountant. तो परगना के दो official important हैं, Amir and Karkun. So land revenue was often 1/3 of the produce. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लैंड रेवेन्यू होता था वो 1/3 होता था जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हुआ. हाउएवर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हाफ पे इंक्रीज कर दिया था. तो जनरली 1/3 होता था, बट अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 कर दिया था प्रोड्यूस का. तो इतना जो हिस्सा था ये जो पीजेंट्स थे उनको स्टेट को देना पड़ता था एज लैंड रेवेन्यू. अ पर्शियन व्हील इरिगेशन मेथड कॉल्ड अर्घट became popular in India. तो ये एक तरह का उनका इन्वेंशन था या इनोवेशन था पर्शियन व्हील इरिगेशन मेथड का, जिसको अर्घट बोलते थे. और इसकी हेल्प से जो इरिगेशन करती थी कैनाल्स के थ्रू वो काफ़ी अच्छी से हो रही थी. अ न्यू कमर्शियल प्रैक्टिस कॉल्ड हुंडी इमर्जेस. It was a paper document promising payment of money after a fixed period of time at a certain place. तो एक नया सिस्टम, एक कमर्शियल प्रैक्टिस स्टार्ट हुई इनके टाइम पे, दैट वाज कॉल्ड एज हुंडी. तो अब उसमें क्या था कि एक पेपर का डॉक्यूमेंट होता था जिस पे ये प्रॉमिस किया जाता था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस पे अदा की जाएगी. सो इट वाज अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट. तो जहाँ पे एक पेपर पे सब कुछ लिखा होता था कि इतनी अमाउंट है, इतने टाइम के बाद इस जगह पे करनी होती थी. सो दैट वाज हुंडी. और इसके लिए शेरिफ्स वर एम्प्लॉयड टू एंड्योर स्मूथ ट्रांजैक्शंस इन हुंडीज. तो शेरिफ्स इसके लिए एम्प्लॉय किए गए थे. सो दिस इज द अर्घट, दैट वाज द पर्शियन व्हील इरिगेशन मेथड. तो इसमें बेसिकली क्या होता था, ये जो एक वुडन लॉग है दैट वाज कनेक्टेड टू दिस व्हील, अ मैकेनिकल डिवाइस, और वो आगे इस बड़े व्हील से कनेक्टेड होता था. तो जब ये एनिमल्स जो थे ये मूव करते थे, इस तरह से घूमते थे, तो उसके साथ में ये जो व्हील था ये भी घूमता था. और व्हील के घूमने के साथ साथ में इसके ऊपर ये जो पॉट्स लगे हैं, ये जो मटके हैं, घड़े लगे हैं, तो इनमें पानी भरता जाता था. तो इस तरह से ये घूमता था इन जानवरों के साथ. जानवर की मूवमेंट है तो ये इस वुडन लॉग की मूवमेंट है, उसके साथ में ये व्हील जो था ये घूमता था. तो यहाँ से ये जो पॉट है इसमें पानी भरता था, यहाँ से ये घूम के ऊपर जाता था, और दूसरी साइड से जब
ये नीचे जाता था तो वहाँ से ये जो पानी था ये गिरता था। तो इस तरह से ये पानी का एक चैनल बनता था जो कि आगे फर्दर इरिगेशन में यूज़ होता था। तो यहाँ से पानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो अ काइंड ऑफ लिफ्ट इरिगेशन मेथड दिस वाज़। तो यहाँ से पानी इस तरह से इधर को सप्लाई किया जाता था और देन इट वाज़ फर्दर चैनलाइज्ड इनटू द वेरियस कैनाल्स एंड इरिगेशन drains. So this was the Arghat method. That was the Persian wheel irrigation method during the time of Delhi Sultanate. So now we come on to the divisions of land in Sultanate. तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो लैंड था दैट वाज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज में ये क्लासिफाई किया गया था लैंड। द फर्स्ट वन वाज खलीसा लैंड, देन इनाम लैंड एंड इक्ता लैंड। तो जो खलीसा लैंड था दैट वाज द लैंड बिलोंग्ड टू द सुल्तान। सो खलीसा लैंड जो था वो सुल्तान का अपना लैंड था, सुल्तान के अंडर आता था एंड द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो खलीसा लैंड जो था ये सुल्तान का अपना लैंड था और इसका जो रेवेन्यू था वो डायरेक्टली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को जाता था। देन सेकंड वन वाज इनाम लैंड। So it was a piece of land that was given to the religious functionaries as a grant which was called as inam. तो इनाम लैंड जो था ये रिलीजियस फंक्शनरीज जो थे उनको इनाम के रूप में दिया जाता था। सो हेंस इट्स नेम इनाम लैंड। सो दैट वाज अ पीस ऑफ लैंड गिवन टू रिलीजियस फंक्शनरीज एज अ ग्रांट कॉल्ड इनाम। तो फर्स्ट टाइप इज खलीसा लैंड जो कि सुल्तान का अपना लैंड था, जो रॉयल लैंड था। देन इनाम लैंड वाज the grant that was given to the religious functionaries as inam, and the third one is ikta land। और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे अबाउट इक्तादारी सिस्टम। तो बेसिकली फर्स्ट वन इज कि इक्ता लैंड था क्या। तो खलीसा लैंड और इनाम लैंड के अलावा जो लैंड बचता था दैट वाज कैटेगराइज्ड एज इक्ता लैंड। तो दैट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड इक्तास। तो जो एक पर्टिकुलर अ काइंड ऑफ प्लॉट हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन जो था जो एक पर्टिकुलर इक्तदार को दिया जाता था दैट पीस ऑफ लैंड वाज कॉल्ड एज इक्ता। The nobles and the army commanders who were given this इक्ता land were called as इक्तादार, वली और मुक्ति। तो जिन नोबल्स या मिलिट्री कमांडर्स को ये इक्ता लैंड दिया जाता था उन्हें बोलते थे इक्तादार या वली और मुक्ति। So they administered and collected the revenue from their Ikta land and also maintained troops for the king. तो जो सुल्तान था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनकी तरफ से ये इक्ता लैंड जो थे ये इक्तादार को अलॉट कर दिए जाते थे। उसके बाद में ये इक्तादार का काम था कि वो उस जगह को, उस अलॉटेड लैंड को एडमिनिस्टर करे, वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करे, साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ का देखे और इसके साथ में उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रूप्स दैट इज आर्मी मैन या सोल्जर्स रखने पड़ते थे, मेंटेन करके रखने पड़ते थे फॉर द किंग। तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रूप्स हैड टू बी मेंटेन्ड फॉर द किंग बाय द इक्तादार as well as he has to administer and collect the revenue from the Ikta land. So this was the Ikta land and Iktadari system. Now, Iltutmish started the Ikta system of administrative grants. तो Ikta system start किया गया था by Iltutmish. So Iktas were the land assignments to the nobles in exchange for land revenue and maintaining troops. The revenue collected was called as kharaj, while the surplus revenue given to the state was called as fawazil. तो जो रेवेन्यू इक्तादार द्वारा कलेक्ट किया जाता था उसको बोलते थे खरज, वाइल उसमें से इक्तादार जो था वो अपना हिस्सा रख लेता था और बाकी जो सरप्लस रेवेन्यू था वो स्टेट को देता था और उस सरप्लस रेवेन्यू को बोलते थे फवाजिल। नाउ फ्रॉम द टाइम ऑफ बलबन द इक्तादार्स वर एक्सपेक्टेड टू सेंड द फवाजिल और द बैलेंस टू द सेंटर। तो बलबल के टाइम से ये स्टार्ट हो गया था कि जो इक्तादार थे उनको जो फवाजिल था उसको सेंटर को देना होता था और इसके लिए साहिबे दीवान दैट इज ख्वाजा वर अपॉइंटेड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इनकम ऑफ इक्तास। तो इक्तादार ने फवाजिल सेंटर को देना होता था और उसके लिए ऑफिशियल्स रिक्रूट किए गए थे, दे वर नोन एज साहिबे दीवान या ख्वाजा। तो इनका ये काम था कि ये जो इक्ता से इनकम आ रही है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। इक्ताज वर ट्रांसफरेबल, हाउएवर फिरोज शाह तुगलक मेड देम हेरिडिटरी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार्टिंग में जो इक्तास थे वो ट्रांसफरेबल थे, दैट इज दे वर बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी। बट जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने अपीसमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हुए जो इक्तादार थे उनको खुश करने के लिए
इक्तादारी सिस्टम में इक्तास को हेरिडिटरी कर दिया। तो मेरिटोक्रेसी का रोल वहां पे कम हो गया एंड दे बिकेम हेरिडिटरी फ्रॉम द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। नाउ वी कम ऑन टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इक्तादारी सिस्टम। तो पॉजिटिव्स में क्या था? देयर वॉज एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो थी वो एफिशिएंटली हो रही थी। साथ में मिलिट्री सपोर्ट भी थी, बिकॉज जो इक्तादार था उसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ और अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करके रखने पड़ते थे। तो लैंड रेवेन्यू जो था वो भी कलेक्ट हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर भी हो रहा था, और साथ में सल्तनत के लिए मिलिट्री सपोर्ट भी थी। Then there was administrative efficiency. So these were the positive aspects of Iqtadari system. Then the negative aspects were that there was potential for corruption. Now corruption के लिए potential कैसे था कि अभी हमने पढ़ा कि खरज था जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया बाय इक्तादार, और फवजिल जो था वो सेंटर को दिया जाता था। बट अब इसमें करप्शन का स्कोप ये था कि जो खरज उसको मिला है उसमें से जो फवजिल बनता है हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा पार्ट अपने पास रख ले और सेंटर को कम दे। सो देयर वॉज अ पोटेंशियल फॉर करप्शन इन दिस सिस्टम। देन इट ऑल्सो लेड टू इंस्टेबिलिटी एंड द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट पावर्स। तो इंडिपेंडेंट पावर्स कैसे आ गई? जैसे हमने पढ़ा था कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इवन इन एंशिएंट इंडिया और मेडिवल में ये देखा गया है कि जब एक स्ट्रॉन्ग रूलर पावर में आता है और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो वो पावर को अच्छे से कंसोलिडेट करके रखता है और जो बाकी नोबिलिटी है उनको चेक में रखता है। बट क्या होता है जब एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसका एक्सपेंशन जो है, उसकी टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो देयर इज़ अ प्रोपेंसिटी, देयर इज़ अ चांस दैट जो पेरिफेरल एरियाज में इक्तादार हैं वो थोड़ी अपनी असर्टिवनेस को स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज एक सेंट्रल रूलर के लिए इतनी बड़ी टेरिटरी को एडमिनिस्टर करना भी मुश्किल था। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था दिल्ली सल्तनत का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसी की वजह से जो इक्तादार थे जो सेंटर से काफ़ी दूर थे इवन, तो उन्होंने क्या किया कि पावर जो थी वो कंसोलिडेट करनी शुरू कर दी, और सम ऑफ देम इवन डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंट पावर। फॉर एग्जाम्पल जैसे खिलजी डायनेस्टी की स्टार्ट हुआ तो दैट वाज बाय जलालुद्दीन खिलजी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी था ही वाज एन इक्तादार, वो समाना रीजन में एक इक्तादार था। हाउएवर उसने जो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जो कि एक वीक रूलर था उसको डिपोज ऑफ करके ही असेंडेड द थ्रोन एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन खिलजी डायनेस्टी। तो जलालुद्दीन खिलजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कि इस तरह से इक्तादारी सिस्टम की वजह से इंडिपेंडेंट पावर्स जो थी वो भी एम्पायर में से ओरिजिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से एम्पायर जो था वो स्लोली वीक हो रहा था। देन नेक्स्ट वन इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। तो एक्सप्लॉयटेशन का चांस तो था ही, बिकॉज जो इक्तादार था वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अब कई बार क्या होता था कि नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते थे, कोई कैलामिटीज हो जाती थी, ड्रॉट्स आ जाते थे, फ्लड्स आ जाते थे, तो उस टाइम पे भी देखा गया था कि जो इक्तादार्स हैं वो जो लैंड रेवेन्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते थे, जबकि पीजेंट्स के पास में उतना प्रोड्यूस नहीं होता था। सो देयर वाज अ चांस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स इन द हैंड्स ऑफ इक्तादार्स। देन लास्टली इट वाज हेरिडिटरी इन नेचर। तो इनिशियली तो मेरिटोक्रेसी पे बेस्ड था, बट बाद में ये हेरिडिटरी सिस्टम बन गया फ्रॉम द टाइम्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक एंड ऑनवर्ड्स। So these were the positive and negative aspects of Iqtadari system. So now finally we come on to this end, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत का एंड होता है और आगे मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। So finally in 1526 the first battle of Panipat led to the end of Delhi Sultanate and the onset of Mughal Empire in Indian subcontinent. तो हमने पढ़ा था कि जो लास्ट रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के लोधीज, तो उसमें भी इब्राहिम लोधी वॉज अ क्रूअल रूलर, और उसकी उसी वजह से जो रिबेलियंस थे उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, और उसी के चलते दौलत खान लोधी जो था उसने बाबर को लेटर भेजा था, उसने उसको इनवाइट किया था कि वो इंडिया पे अटैक करे और लोधीस के रूल को ख़त्म करके वो अपना एम्पायर स्टार्ट कर दे। तो दिस लेड टू द onset of the first battle of पानीपत in 1526, जिसमें लोधीस जो हैं वो हार जाते हैं और बाबर इमर्ज्ड विक्टोरियस
and this led to the end of Delhi Sultanate and the onset of Mughal Empire in Indian subcontinent. So this was the end of Delhi Sultanate और उसके बाद में आएगा Mughal Empire. So this was all about the administration of Delhi Sultanate and in general the topic Delhi Sultanate. So with this we conclude this topic Delhi Sultanate और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे about some regional kingdoms that were there at the time of Delhi Sultanate.